हम लोग पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस। उसमें हम लोग तीन जो है पढ़ चुके थे, है ना। तीन कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ लिए। आज जो है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तैयार होता है कॉन्सेंट्रेशन का। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तैयार होता है कॉन्सेंट्रेशन का, और वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। अब वो कौन सा एक्सप्रेशन है? वो एक्सप्रेशन पढ़ाए थे एक जगह, रिएक्शन कोसेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो होता है रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे रिएक्शन स्लो हो, फास्ट हो, दुनिया के किसी कोने में करवाएं, किसी लेबोरेटरी में करवाएं, वो रेशियो हमेशा फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। यही एक पर्टिकुलर, बहुत तरह का एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। इसमें से एक एक्सप्रेशन जिसमें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे रिएक्टेंट कितना भी कम क्यों न ले, कितना भी ज़्यादा क्यों न ले, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ये वैल्यू होता है, रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हम लोग, फिजिकल एक प्रोसेस लिया तो फिजिकल प्रोसेस ही लेते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक्वस बन जाएगा ना, पानी में घुल जाएगा। ये जो है इसके बारे में, इस रिएक्शन को हम लोग कल डिस्कस किए हुए, है ना। तो इसका कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, ये हुआ रिएक्टेंट का, ये है प्रोडक्ट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वस कंडीशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो है कांस्टेंट होगा एट इक्विलिब्रियम, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ गए ना। किसी भी एग्जाम्पल को लेंगे जिसमें कि इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो उसमें जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जाए, जब रिएक्शन लगे कि अब आगे नहीं बढ़ रहा है, लगे कि हाँ रुक गया, रुकता तो है नहीं क्योंकि डायनामिक होता है, रुकता तो है नहीं, सिर्फ हमको लगता है कि रुक गया। उस समय जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तुम हो सकता है 1 kg से स्टार्ट किए हो, तो भी यही रेशियो आएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 250 ग्राम लेंगे तो भी यही रेशियो आएगा, सेम वैल्यू आएगा। अगर हम 1 टन ले लें कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस समय भी ये रेशियो उतना ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए? रेशियो में कोई चेंज होने वाला नहीं है। आगे बात समझ, ठीक है। यानी कांस्टेंट है तो ये कोई वैल्यू तो है ना, कांस्टेंट ये जरूर है, लेकिन ये एक कोई वैल्यू होगा नंबर में, ठीक है ना। यानी इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड्स द केमिकल रिएक्शन टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन टेक प्लेस। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यानी इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू कम आएगा, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू कम आएगा यानी प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 से कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा, और अगर इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 हुआ तो
दोनों लगभग ये जो है कॉम्पेरेबल रहेगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ गए ना? आई बात में 1 है मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों बराबर हो गया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, ठीक है ना? और कांस्टेंट का वैल्यू जो है ना 1 है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और कांस्टेंट का वैल्यू अगर 10 हो जाए तब तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनेगा। समझ गए ना? तो यही कहता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये जो कांस्टेंट आया है, ये जो कांस्टेंट यहाँ आया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितना होगा, एट व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन कैन टेक प्लेस, किस हद तक रिएक्शन हो सकता है ना? कांस्टेंट का वैल्यू कम रहेगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा, कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ठीक है? जनरली हम लोग मान के 1 से कंपेयर करते हैं कि अगर कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, और अगर कांस्टेंट का वैल्यू 1 से कम है तो रिएक्टेंट ही ज़्यादा रहता है, प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। और अगर ये कांस्टेंट का वैल्यू 10 के आसपास आ जाए तब तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, ये वैल्यू देख कर के समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को कराने में फ़ायदा है या नहीं। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो हमको फ़ायदा होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, है ना? आई बात समझ में? तो हम लोग रिएक्शन कराने से पहले ही कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, तब ना बिजनेस करेंगे। हाँ, हर चीज़ में बिजनेस है, बिजनेस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। समझ गया ना? पढ़ाई लिखाई सब बेकार है ना? आखिर खाने के लिए रहने के लिए खर्च है ना, कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन अल्टीमेटली हमको कमाना तो पड़ेगा, पैसा चाहिए ही, है ना? जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, अच्छे ढंग से रहने के लिए कपड़ा पहनना पड़ेगा, हाँ, अच्छे से सोने के लिए घर चाहिए, हाँ, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के बिना तो हम नहीं रह सकते हैं ना, ये तो चाहिए ही हर हाल में, चाहे जितना भी आइडियल का बात कर ले, आइडियलिज्म बहुत है, लेकिन ये तीनों के बिना हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना? तो हर जो काम करते हैं उसमें हम बिजनेस देखते हैं, और जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखेगा ये सब चीज़, उसका हालत खराब हो जाएगा। समझ गया ना? जैसे हमारा ही कंट्री पहले ये सब चीज़ नहीं देखता था, पीछे था, है ना? एक समय ऐसा भी था सोना हमको गिरवी रखना पड़ा था, जैसे पाकिस्तान रखता है। समझ गया ना? हमारी भी हालत थी। तो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने सुधार किया, उस सुधार को आज कंटिन्यू करते करते इन्होंने सबसे ज़्यादा कर दिया। तो खाली बढ़िया बढ़िया सामान बनाने से क्या होगा? बेचोगे तब ना। इसलिए हम जब पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो हम यहाँ पढ़ने से क्या होगा? हम जब बनाएंगे सामान तो बिकेगा तब ना, तो बनाइए क्या करेंगे हम? इसलिए हमको हर जगह देखना पड़ेगा फायदेमंद है कि नहीं। समझ गया कि नहीं? क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया चारों फैक्टर। ये हुआ फिजिकल प्रोसेस में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस, ठीक है? है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी का भी तो पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हमको जानना पड़ेगा उसके पहले, तब ना हम जानेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो हम लोग जान लें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है ना? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके किसी भी हालत में कुछ भी कर लो, कितना भी कंडीशन बदल दो, कुछ भी कर लो, वो रिएक्टेंट में कभी भी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, मतलब कोई चांस है ही नहीं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है, जैसे हम सोडियम लिए और इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करवा दिए। ये रिएक्शन बहुत आसान है, सोडियम निकाला वाटर में डाल देना, अपने रिएक्शन कर जाएगा, वायलेंट रिएक्शन होगा, है ना? ये तो वायलेंट रिएक्शन होता है ना,
हाँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, यही बनेगा। क्या बैलेंस हो गया, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक हो, तो ठीक है। ये रिएक्शन है, ये कभी भी इधर तो हो सकता है, लेकिन ये कभी आपस में रिएक्शन करके ये नहीं बनेगा, समझ गया ना। ये वन वे रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन करके ये दोनों तो बना दिया, लेकिन ये कभी रिएक्ट होकर के ये नहीं बनेगा, यानी इधर से इधर तो आ सकता है एकदम करेक्ट, लेकिन यहाँ से इधर नहीं आ सकता, ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में क्लियर, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा और फिर प्रोडक्ट जो है रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये जरूरी नहीं कि उसी समय बना ले, लेकिन किसी न किसी कंडीशन में करेगा, किसी न किसी कोई न कोई सूटेबल कंडीशन हमारे पास आता है और उसमें रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे कंडीशन में ऐसा रिएक्शन होगा, कुछ तो कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में वो वापस रिएक्शन कर सकता है और करके फिर वापस रिएक्टेंट दे देगा। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके पहले वाला एग्जांपल में क्या था कि सोडियम को हम वाटर में डाले थे, ठीक है, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना था, तो वापस रिएक्शन क्या हो रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन जब किसी का हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोजन से कभी रिड्यूस नहीं करवा सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कुछ भी कर लें, कितना भी कंडीशन बदलें, कोई सूटेबल कंडीशन आता ही नहीं है कि जिसमें वो रिएक्शन हो जाए उल्टा रिएक्शन, ठीक है। इसलिए वो जो था इरिवर्सिबल रिएक्शन था। वैसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ज़्यादातर तो एग्जाम्पल वैसा ही होगा, ठीक है। उसी तरह से रिवर्सिबल केस भी होता है, इस तरह का भी बहुत सारा जो है केमिकल रिएक्शंस है जिसमें कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलता है और प्रोडक्ट को अगर हम चाहें तो रिएक्टेंट में बदल सकते हैं। हम चाहेंगे तब, ऐसा नहीं है कि खुद ही बदल जाएगा, है ना। बहुत जगह होता है जो खुद भी बदल सकता है और ज़्यादातर केस में होता है कि हमको कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है तब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर हम वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन कराने के लिए जनरली हम लोग क्लोज कंटेनर रखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कराने के लिए हमेशा क्लोज कंटेनर रखेंगे। अगर हम ओपन सिस्टम में कराएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने का चांसेस बहुत ही कम है ना, नेग्लिजिबल चांस है, 0.11% हो गया तो हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन सिस्टम में होता नहीं है, वो हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में होता है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके पहले जो एग्जांपल दिए थे सोडियम और वाटर का रिएक्शन, वो चाहे क्लोज सिस्टम में कराओ, ओपन सिस्टम में कराओ या एडियाबैटिक कंडीशन में कराओ, किसी में भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इरिवर्सिबल ही रहेगा, समझ गए ना। लेकिन अब जो एग्जांपल लेंगे वो कंडीशन चेंज करेंगे तो रिएक्शन हो जाए। जैसे कि ये आयरन होगा रेड हॉट, आयरन कैसा लेंगे, रेड हॉट, ठीक है ना, आया समझ में। आयरन को हम लोग रेड हॉट करेंगे और इसके ऊपर जो है स्टीम पास कराएंगे। इसके ऊपर क्या होगा, स्टीम मतलब हॉट वेपर, ठीक है ना। वेपर अलग चीज होता है, हॉट वेपर है ना, जिसमें चावल बनता है उससे स्टीम निकलता है ना, एकदम हॉट, समझ गया ना। और गिलास में पानी रखा है उससे भी वेपर निकलता है, हाथ नहीं जलता है ना। आया बस समझ में ना। तो स्टीम चाहिए, मतलब हॉट वेपर चाहिए, हाँ।
तब ये रिएक्शन होगा, नहीं तो आयरन पानी से रिएक्ट नहीं करता है। अगर आयरन रेड हॉट नहीं रहेगा तो भी रिएक्शन नहीं होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन भी नहीं होगा, बैकवर्ड की बात छोड़ दो, फॉरवर्ड रिएक्शन भी नहीं होगा पानी के साथ अगर ये रेड हॉट नहीं होगा। ठीक है, हाँ? अगर रेड हॉट नहीं रहेगा दूसरा रिएक्शन होगा, जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, वो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जो रिएक्शन हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं वो रेड हॉट रहेगा तभी होगा। ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी ये हो रहा है कंडीशन पर ही, बिना कंडीशन के नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो बनता है Fe3O4। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। ठीक है, ये सॉलिड होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। साथ में कौन सा रिएक्शन होगा, क्या गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। ये हो गया 4 3 ठीक है, Fe3O4 का नाम बता सकते हो क्या? हाँ, नाम बता सकते हो Fe3O4 का? हाँ, इसका कोई नाम ही नहीं होता है। इसलिए कि ये कंपाउंड ही नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड है ही नहीं, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। ठीक है ना, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। इसके अंदर जो है क्या क्या है, FeO है और Fe2O3 है, दो कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड को एक साथ लिख दिया, देखो दोनों आयरन ऑक्साइड ही है। इसको आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड नहीं बोल सकते कि दोनों में से कुछ नहीं है। Fe3O4 is a mixture of ferrous oxide and ferric oxide. Fe3O4 is a mixture of ferrous oxide and ferric oxide. This is your ferrous oxide, this is your ferric oxide. So Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3. इसको हम लोग बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। ये हुआ आयरन 3 ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो दोनों का ये मिक्सचर है, इसलिए इसका कोई नाम अगर पूछे तो बोलना है आयरन ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड नहीं बोलना, तो अब गलत हो जाएगा, है ना। आयरन ऑक्साइड बोलोगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें बैलेंस ही बताना नहीं है। समझ गया ना, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ कि आयरन रेड हॉट होना चाहिए, उसके ऊपर स्टीम हम पास कराएंगे तभी रिएक्शन होकर के ये बनेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना, आया हुआ समझ में। अब है कि इसी कंडीशन में वापस अपने आप आपस में रिएक्शन नहीं कर जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए दूसरा कंडीशन चाहिए उस दोनों को रिएक्शन कराने के लिए। इस दोनों को वापस रिएक्शन कराने के लिए दूसरा कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो जब वो कंडीशन हम देंगे तब रिएक्शन होगा। ठीक है, वो वापस रिएक्शन कराना थोड़ा आसान है, यही रिएक्शन कराना डिफिकल्ट है। फॉरवर्ड रिएक्शन ही डिफिकल्ट है, इधर से बैकवर्ड रिएक्शन कराना आसान है। समझ गए, क्लियर। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन होता है यहाँ पर। इसके पहले वाला में था कि बैकवर्ड रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं था। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, उसका कंडीशन देखना होगा, क्या कंडीशन है। कुछ नहीं करना है, जैसे इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं, अगर ओपन सिस्टम में कराएंगे, ओपन सिस्टम में अगर हम कराते हैं तो ये सारा का सारा आयरन इससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन गैस एस्केप होकर के निकलते जाएगा, रुकेगा नहीं, इसलिए इक्विलिब्रियम कभी अचीव होगा ही नहीं। ठीक है ना। जब इसी रिएक्शन को हम क्लोज कंटेनर में कराएंगे, इसी रिएक्शन को जब हम क्लोज कंटेनर में कराएंगे, क्लोज सिस्टम में कराएंगे, तब रिवर्सिबल हो जाएगा। ओपन में ये इरिवर्सिबल होगा। अगर ये ओपन सिस्टम में कराएंगे तो ये इरिवर्सिबल होगा। ओपन, अगर ओपन सिस्टम है तब क्या होगा, ये इरिवर्सिबल।
हाँ, ओपन सिस्टम में इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, वन वे ट्रैफिक चलेगा। हाँ? अरे इस दोनों का रिएक्शन करने के लिए साथ में रहना जरूरी है, तो हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो रिएक्शन किससे करेगा? हाँ? जब ये दोनों केमिकल आपस में कांटेक्ट में आएगा तभी ना रिएक्शन होगा। जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ तो हाइड्रोजन गैस बनते जाएगा, निकलते जाएगा, है कि नहीं? ओपन सिस्टम रहेगा तो इसमें होगा, हाइड्रोजन को कोई रोक कर रख सकता है? निकलता जाएगा। हमको सिर्फ ये बचेगा कंटेनर में, ये दोनों भी गायब, ये भी गायब, सिर्फ ये बचेगा, है ना? जैसे जैसे लंबा रिएक्शन खींचेगा धीरे धीरे ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ओपन सिस्टम में रिएक्शन कराएंगे तो ये इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमको क्लोज सिस्टम में करा देना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिस्टम को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को जब हम क्लोज सिस्टम में कराएंगे तो शुरुआत में क्या होगा? ये ज़्यादा होगा, रिएक्शन होता जाएगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, हाँ, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। एक समय आएगा लगेगा रिएक्टेंट अब कम नहीं हो रहा है, अब प्रोडक्ट अब बढ़ नहीं रहा है। जब वो सिचुएशन आ जाएगा तब इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों सिचुएशन आया? क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके ये दो चीज़ बना रहा है। चूंकि ये क्लोज कंटेनर है तो उससे कोई मटेरियल तो बाहर निकलेगा नहीं, मटेरियल वहीं पर है और टेम्परेचर हाई है यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में टकराएगा, कोलिजन होगा, तो उस दोनों में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर के वापस इसमें बनना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा सा अप्रिसिएबल क्वांटिटी में ये बन जाएगा ना तो ये दोनों में कोलिजन शुरू हो जाएगा, और कोलिजन होने के बाद जिसमें रिएक्टेंट इधर थोड़ा बना, थोड़ा सा प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्टेंट में बदल गया। आया बात समझ में? क्लियर? क्योंकि निकल नहीं रहा है बाहर, अंदर ही है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट बन गया तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जब हम इसको क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन अगर ओपन कंटेनर में कराएंगे तब ये हो जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सेम रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो गया, कंडीशन सिर्फ बदल देगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर? देखो ये सारा एग्जाम्पल भी है, सब रिवर्सिबल है, लेकिन अगर हम क्लोज सिस्टम में कराएंगे तब कर पाएंगे, तब ओपन सिस्टम में कराएंगे तो इरिवर्सिबल। ये सारा रिएक्शन जब हम क्लोज्ड सिस्टम में कराएंगे, क्लोज कंटेनर में करवाएंगे तभी ये रिवर्सिबल होगा। अगर ओपन कंटेनर में करवाएंगे, ओपन सिस्टम में कराएंगे तब ये इरिवर्सिबल होगा। समझ गए ना? ये सारा एग्जाम्पल वही है जो हम आयरन वाला बताए थे। समझ गए ना? सबको जब तक हम क्लोज कंटेनर में नहीं कराएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, और जब तक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही नहीं। समझ गए ना? रिएक्शन जब तक दोनों ही डायरेक्शन में नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो वहां पर सारे रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? इसके अलावा देखो ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करते हैं ना, हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? ये भी रिवर्सिबल हो जाता है अगर हम क्लोज कंटेनर में करेंगे। समझ गए ना? हाँ, ये भी हो जाता है जब आप हीट करेंगे तो ये दोनों बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलने देंगे तो फिर आपस में ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। हालांकि इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो कम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है इसमें। ये सब में लगभग इक्वल होता है, ये सब है ना, कॉम्परेबल है। लेकिन इस केस में देखोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा, लेकिन रिवर्सिबल तो इक्विलिब्रियम तो अचीव होगा ही। मतलब इसमें जो है के का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा में के का वैल्यू कम होगा।
अभी रेशियो बताया था, ये सब का रेशियो कम होगा, इसका रेशियो ज़्यादा होगा। समझ गए? मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। ठीक है, अब कैसे हम इसको समझेंगे कि इक्विलिब्रियम में आ गए, इसको समझना बहुत आसान है। इस केस में इस कंटेनर में करवाएंगे, उसमें हम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर होता है और एक मैनोमीटर भी होता है। मैनोमीटर भी प्रेशर मेजर करने का है ना, तो मैनोमीटर बैरोमीटर जो हमको मिल जाए दोनों इंस्टॉल कर देंगे। जब रिएक्शन शुरू होगा तो शुरुआत में कोई प्रेशर नहीं होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही रहेगा अंदर में, लेकिन जैसे ही हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा, फिर उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर को मेंटेन करना। अच्छा, ये सब जो रिवर्सिबल रिएक्शन हम बताए, उसमें हम एक चीज बोल दिया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। इन्हें कि हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। समझ गया ना? सारा रिएक्शन जितना रिएक्शन करवाया है ना, सबका अपना एक टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पर हम करवाएंगे। टेम्परेचर हम बढ़ने नहीं देंगे, हीट तो करेंगे, हर जगह हीट एनर्जी देंगे, कहीं ज़रूरत होगा तो हीट एनर्जी देंगे, नहीं ज़रूरत होगा नहीं देंगे। अगर रिएक्शन स्लो होगा तो हीट कर सकते हैं, लेकिन हमको मेंटेन करना है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, उस बात का ध्यान रखना है। तो ये जितना भी हम रिएक्शन बात कर रहे हैं ना, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना? बोले या ना बोले, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, है ना, तो रिएक्शन हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कराते हैं। ठीक है, जितना मन उतना हीट एनर्जी नहीं दे देंगे कि टेम्परेचर बढ़ते रह जाता, ब्लास्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ब्लास्ट हमको नहीं करवाना है, जिंदा रहेंगे तब ना नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे। मैंने पहले रिएक्शन में ब्लास्ट तो साफ, तो दूसरा रिएक्शन कौन करवाएगा? हाँ, है कि नहीं? तो इसलिए हमको टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना है, सारे रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन रखना है। वो हम कंटेनर का कैपेसिटी देख लेंगे वो कितना बियर करता है और उस रिएक्शन को कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर कि ये अप्रिशिएबल रेट से रिएक्ट करे। ऐसा नहीं कि इतना स्लो हो जाए कि हम भी सो जाए और इतना फास्ट हो जाए कि हम दुनिया से गायब हो जाए। वो दोनों सिचुएशन नहीं आना चाहिए, मॉडरेट रेट से होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? तो उस कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है, पहले ही पता कर लेना है, तब रिएक्शन करवाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। तो याद रखना है कि हमेशा जो रिएक्शन हम रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं क्लोज कंटेनर में जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, उस कंटेनर के कैपेसिटी को देखते हुए। उससे बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ा तो ब्लास्ट, तुम भी ब्लास्ट, है कि नहीं? क्लियर? तो इस केस में भी हम मेंटेन रखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, और क्या होगा कि शुरुआत में तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, एक समय आएगा जब प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हुए, हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ने वाला रहेगा तो हीट एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा देर बाद देंगे। तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि अब कांस्टेंट हो गया, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन चल रहा है। ये भी है, और उस समय जब हम चेक करेंगे तो ये भी मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर में, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। लेकिन अगर इसी को ओपन में कराएंगे तो ये दोनों तो नजर आएगा, ये नहीं नजर आएगा। अगर हम ओपन में कराएंगे रिएक्शन, ओपन सिस्टम में, तो ये दोनों तो हमको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कुछ देर के बाद, है ना? लेकिन जब हम क्लोज कंटेनर में कराएंगे रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन सालों साल भी कंटिन्यू रखेंगे तो हमको तीनों मिलेगा, सिर्फ यही दोनों नहीं मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि एक समय के बाद थोड़ा सा डिकम्पोज होगा तो ये आपस में कंबाइन भी कर जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? उसी तरह से ये दोनों में होगा, सब में वही हालत होगा, सबका वही हालत है। समझ गए ना? क्लियर? तो समझ में आ गया? क्लियर?